क्लास 11th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये आपको पढ़ाया जा रहा था। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पहला वीडियो और दूसरा वीडियो से बहुत सारी बातें, प्रारंभिक बातें आपको समझा चुके हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों में किस प्रकार से होता है, इसके लिए आपको समीकरण, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण समीकरण है, इसको आपको याद भी रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पौधे सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। ये भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होते हैं, बनते हैं। ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। C6H12O6 ग्लूकोज का अणु होता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसे हम प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रयोग को आपको याद होगा, जिसमें हमने आपको बताया था, एक बीकर लेते हैं, बीकर में जल लेते हैं और उस जल में एक जलीय पौधा जो पूर्णतया जल में डूबा हुआ होता है, उसका नाम आपको बताया था हाइड्रिला कहलाता है। हाइड्रिला के पौधे को रख करके उसके ऊपर उल्टा करके कीप रख देते हैं और इस कीप के ऊपर जल से भरी हुई परख नली लगा देते हैं। जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषण, इस उपकरण को उठाकर फिर धूप में रख देते हैं। इस सेटअप को विलमार्ट ने बताया था, उन्हीं के नाम पर इसे विलमार्ट ब्लबर, ब्लबर माने होता है बुलबुले उठने के नाम पर विलमार्ट ब्लबर कहा गया। जब इसको धूप में रखते हैं तो हाइड्रिला का पौधा हरा है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रारंभ हो करेगा और कोई गैस निकलेगी। अभी हम नहीं जानते कौन सी गैस है। किसी गैस को निकालेगा, वो जब गैस निकलेगी तो यहाँ पर बुलबुले उठेंगे। जैसे जैसे बुलबुलों से निकली हुई गैस यहाँ पर इकट्ठा होगी, इस परख नली का पानी का तल लगातार नीचे खिसकता हुआ चला जाएगा। जब पूरा परख नली का पानी नीचे आ जाए, इसका मतलब परख नली में कोई गैस भर चुकी है। फिर इसको जांचने के लिए कि निकली हुई गैस कौन सी है, हमने बताया था इसकी परख नली को निकाल लेते हैं। कैसे, आप समझ गए? जब पूरा पानी निकल गया, इसका मतलब हुआ कि ये परख नली गैस से भर चुकी है। अब इसकी परख नली के मुँह पर जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस स्वयं नहीं जलती है, जलने में सहायता करती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी चीज़ को आप जला नहीं सकते हैं, तो ऑक्सीजन गैस स्वयं नहीं जलती है, जलने में सहायता करती है। तो जैसे ही माचिस की तीली इसके मुख पर लाते हैं, वो तीली बड़ी तेज़ी के साथ और तेज़ी के साथ और तीव्रता के साथ जलने लगती है। इससे प्रमाणित होता है कि जो गैस यहाँ पर इकट्ठा हुई थी वह ऑक्सीजन है। दूसरा भी बताया था कि अगर आप इस माचिस की तीली वाला प्रयोग ना करें तो पायरोगायलाल एक केमिकल होता है, पायरोगायलाल को इसमें डाल दीजिए, उसके टुकड़े यहाँ डाल देंगे। पायरोगायलाल ऑक्सीजन गैस को अवशोषित कर लेता है। जब ऑक्सीजन गैस सोख जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, तो यह पानी फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जो गैस निकली हुई थी वह ऑक्सीजन थी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस को पायरोगायलाल ने अवशोषित कर लिया है। इसके कारण फिर परख नली की गैस पूरी खाली हो गई है और पानी भर गया। इसके बाद फिर सबसे महत्वपूर्ण बात बताना शुरू किया था कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीज़ें अनिवार्य हैं, जिनके बगैर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। प्रत्येक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीज़ें आप समीकरण से देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, पर्णहरिम है। 1, 2, 3 और 4 चार चीज़ें आप देख रहे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। उसमें पहला हमने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कल बताया था कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके लिए एक प्रयोग बताया था, मोल का प्रयोग, मोल का आधी पत्ती का प्रयोग बताया था कि एक परख नली में एक
कवर लगा करके एक गमले में लगा हुआ पौधा जिसको पहले 48 से 72 घंटे यानी 2-3 दिन तक उसको अंधेरे में रख देते हैं। अंधेरे में रखने से क्या होगा, जो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान इसमें भोज्य पदार्थ बने होंगे वह सब कंज्यूम हो जाएंगे, उपभोग में आ जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। अब इसमें कोई भोज्य पदार्थ शेष नहीं बचेगा। इसके बाद इसकी एक पत्ती को हम चुन लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उस पत्ती को आधा इस परख नली के अंदर, जिसमें कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड परख नली के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण इसके अंदर के क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी। इसके बाद इस उपकरण को उठाकर 5 से 6 घंटे तक तेज प्रकाश में रख देते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। 5-6 घंटे के बाद इस पत्ती को तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद फिर बताया था कि इस पत्ती को अल्कोहल में बॉयल करते हैं, अल्कोहल में इसको बॉयल करते हैं। अल्कोहल C2H5OH एथिल अल्कोहल, अल्कोहल में इस पत्ती को उबालते हैं। अल्कोहल में उबालने से क्या होगा कि इसमें जो भी पत्ती का हरा रंग है, यानी क्लोरोफिल के कारण पत्ती में जो हरा रंग है वो पूरा क्लोरोफिल डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, जिसके कारण पत्ती रंगहीन हो जाती है। और फिर इस पत्ती को हम आयोडीन के विलयन में डालते हैं। आयोडीन के विलयन में डालने पर आयोडीन स्टार्च से क्रिया करके नीला रंग देता है, नीले रंग का रंग उत्पन्न कर देता है। स्टार्च की क्रिया जब भी आयोडीन से होगी वह नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या देखते हैं इस आयोडीन विलयन में डुबोने पर इस पत्ती को कि आधी पत्ती में कोई कलर नहीं हुआ, आधी पत्ती नीली हो गई। जिस पत्ती के हिस्से में कलर नहीं हुआ, रंगहीन रही, इसका मतलब यहाँ पर स्टार्च नहीं बना। स्टार्च नहीं बने का अर्थ है कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। आधी पत्ती बाहर थी, इसमें नीला रंग आया, इसका मतलब इस पत्ती के हिस्से ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोज्य पदार्थ स्टार्च का निर्माण किया है। इसने नहीं किया। इसने क्यों नहीं किया? क्योंकि इस पौधे की पत्ती जो इस परख नली के अंदर थी, इसको सब कुछ मिल रहा था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने अवशोषित कर लिया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में इस पत्ती के हिस्से ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं की। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। ये बात आपको समझा चुके थे। इस प्रयोग को मोल ने किया था, इसलिए इसको मोल का प्रयोग कहा जाता है। अब अगला आता है प्रकाश संश्लेषण में जो महत्वपूर्ण और पार्ट है, इनको समझना है। सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। सनलाइट इज आल्सो कंपल्सरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। अब आपको इसको समझना है, तो इसको भी हम एक प्रयोग से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी इस बात को समझाने के लिए एक प्रयोग करना होगा। उस प्रयोग के लिए क्या होता है, एक गमले में लगा हुआ पौधा लेते हैं। गमला उसी तरह पॉटेड प्लांट कहलाता है। कोई ऐसा पौधा जो घर में उगाया जा सकता है और गमले में लगाया जा सकता है। गमले में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं, कोई भी साखी पौधा, सभी पौधे हरे रंग के होते हैं। पौधे में पत्तियाँ बढ़िया होनी चाहिए, यानी पौधा पूरा स्वस्थ होना चाहिए, इसका ध्यान रखते हैं। यहाँ इस तरह से एक गमले में लगा हुआ एक पौधा है और फिर उसी तरह से इस पौधे को भी 72 से 72 घंटे तक, लगभग 2 से 3 दिनों तक अंधेरे में रखते हैं। अंधेरे में रखने से क्या होगा, इसके अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ होगा वो कंज्यूम हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अंधेरे में रखने का लाभ है कि जो भी इसने प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोज्य पदार्थ का निर्माण किया होगा वो सारे भोज्य पदार्थ कंज्यूम पौधे के द्वारा उपभोग में आ चुके होंगे। 72 घंटे के बाद इस पौधे की एक पत्ती कोई सेलेक्ट करते हैं, कोई एक पत्ती स्वस्थ पत्ती का चुनाव करते हैं जो और की तुलना में थोड़ा बढ़िया हो, बड़ी हो। यहाँ पर क्या करते हैं, एक काला मोटा कागज़, जैसे पोस्टर होता है मोटा वाला, उस काले कागज़ की एक पट्टी
यहाँ पर ब्लैक पेपर से पत्ती का एक हिस्सा ढक देते हैं दोनों तरफ से, और यहाँ पर एक क्लिप लगा देते हैं जिससे कि पत्ती में ये काली पट्टी कागज़ की, मोटे कागज़ की, जो पोस्टर होता है उस टाइप का मोटा कागज़। अब क्या करते हैं, पहले हमने 72 घंटे तक इसको अंधेरे में रख दिया था ताकि इसमें जो उपस्थित भोज्य पदार्थ हैं वो सारे खर्च हो जाएं। अब इस काली पट्टी को यहाँ पर ये कह सकते हैं ब्लैक पेपर, काली पट्टी कागज़ की लगा दी इस हिस्से पर और क्लिप लगा करके इसको इसमें लटका दिया। अब इस पौधे को उठाकर फिर धूप में रख देते हैं। धूप में रखने के 5-6 घंटे के बाद, यानी प्रकाश संश्लेषण हो गया हो, 5-6 घंटे के बाद इस पत्ती को पौधे से अलग कर लेते हैं। पौधे से पत्ती को हमने अलग कर लिया। यहाँ पर एक काली पट्टी लगी हुई थी, इस काली पट्टी को भी हटा देते हैं अब, और उसके बाद इस पत्ती को ले करके अल्कोहल में बॉयल कर देते हैं। एथिल अल्कोहल में इस पत्ती को उबाल देते हैं, परख नली में या बीकर में, जो भी आपके पास मौजूद हो उपकरण, उसमें इसको उबालते हैं। जैसे ही इस पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाएगा पूरी पत्ती का रंग उड़ जाएगा। उसके बाद इसी पत्ती को फिर आयोडीन विलयन में डुबोते हैं। आयोडीन विलयन में डुबोने पर क्या होगा, आपको बताया जा चुका है कि आयोडीन स्टार्च से क्रिया करके कैसा कलर देता है, ब्लू कलर, नीला रंग देता है। अब इस पत्ती को हम देखते हैं कि पत्ती में क्या परिवर्तन नज़र आया। कब, जब इस पत्ती को अल्कोहल में उबालने के बाद पत्ती को रंगहीन कर लिया, पानी से इसको धो लिया, फिर आयोडीन विलयन में डाल दिया। अब इसी पत्ती को जब आयोडीन विलयन में डाला गया तो देखिए क्या परिवर्तन आप देख पाएंगे। इन एक्सपेरिमेंट को आप स्वयं कर सकते हैं। क्या देखते हैं, जो पत्ती का हिस्सा काले मोटे पेपर से ढका हुआ था, यह हिस्सा जो ढका हुआ था, इसको छोड़कर पत्ती का और पूरा भाग नीले रंग का हो जाता है। इस हिस्से को छोड़कर पत्ती का और जो भाग है वो नीले रंग का हो जाता है। अब इस हिस्से पर नीला रंग नहीं आया, जिस हिस्से पे काला कागज़ लगा था। क्यों नीला रंग नहीं आया? इसका मतलब हुआ यहाँ पर स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस पत्ती को सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ इस पत्ती को मिल रहा था। केवल क्या नहीं मिल रहा था, सूर्य का प्रकाश। काले कागज़ से काली पट्टी से ढकने के कारण इस पत्ती को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा था। सनलाइट के अब्सेंस में इस पत्ती के हिस्से ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं की। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यक होता है। तो यह एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश, सनलाइट भी आवश्यक होती है। तो आप इसको अपने आराम से लिख सकते हैं, समझ गए हैं। उद्देश्य क्या होगा, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो इस तरह से आपने देखा, इस प्रयोग से हम सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। जो भी यहाँ समझा रहे हैं इसको अपने कॉपी पर बराबर लिखते चलिए ताकि आपको याद रहे। अब तीसरा आता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम बहुत ज़रूरी है, क्लोरोफिल आवश्यक है। अब हम इसे भी एक प्रयोग से बड़ी आसानी से इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है। इसे समझने के लिए फिर उसी तरह से प्रोसेस जो बताया है लगभग वही प्रोसेस अपनाते हैं। केवल यहाँ पर अंतर क्या है कि हम इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए, प्रयोग क्या है, प्रयोग द्वारा ये सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम बहुत ही आवश्यक है। बिना पर्णहरिम के प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसके लिए हमें कोई विशेष पौधा चुनना होता है और वह विशेष पौधा ऐसा हो जिसकी पत्तियां चितकबरी हो, जिसकी पत्तियों में चितकबरापन हो, मतलब पूरी पत्ती हरी न हो।
आपने देखा होगा कई ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियों में चितकबरा रंग, पीले पीले धब्बे इस तरह से पाए जाते हैं। हो सकता है आपको नाम न याद हो, लेकिन हम आपको नाम बताते हैं। ऐसा पौधा एक होता क्रोटन। क्रोटन एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में धब्बे पाए जाते हैं। धब्बे हैं, हरे रंग के नहीं हैं, इसका मतलब वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। ऐसी पत्ती, जैसे मान लिया ये क्रोटन की पत्ती है, यहाँ धब्बा बना हुआ है, यहाँ धब्बा है, यहाँ धब्बा है। इसी तरह सारे पौधों की सारी पत्तियों में, क्रोटन की पत्तियों में ऐसे आपको धब्बे दिखेंगे। पूरी पत्ती हरे रंग की नहीं दिखाई पड़ेगी, चितकबरी होगी, धब्बेदार होगी। ऐसा पौधा हमने क्या बताया, क्रोटन है। इसमें जहाँ पर दूसरा कलर का धब्बा बना हुआ है, ये हरे रंग का नहीं है, बाकी पत्ती का पूरा हिस्सा हरे रंग का है। मगर इस पौधे की, इस पत्ती का जो चितकबरापन है वो किसी दूसरे रंग का है, येलोइश कलर का या हरे रंग के अलावा कोई और कलर का धब्बा। पूरा पौधा हरा है लेकिन पत्ती पूरी हरी नहीं है। पत्तियों में कुछ रंग दूसरी तरीके का है, कुछ हिस्सा हरा है, कुछ चितकबरा है। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस पौधे की पत्ती को, पौधे को अंधेरे में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इस पौधे को सीधे आप पौधा क्रोटन का ढूंढिए। क्रोटन का पौधा बड़ी आसानी से मिल जाता है। एक ही उदाहरण बता रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। क्रोटन के पौधे की पत्ती को सीधा तोड़ लीजिए आप। तोड़ने के बाद ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा कि जब किसी भी पत्ती को अल्कोहल में उबाल देते हैं तो उसका जितना क्लोरोफिल है वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है, पूरा का पूरा क्लोरोफिल घुल जाता है, पत्ती रंगहीन हो जाती है। अब इस पत्ती को तोड़ लिया, तोड़ने के बाद इस पत्ती को अल्कोहल में उबाल लिया, उबालने के बाद पूरी पत्ती रंगहीन हो गई। और फिर इसी पत्ती को आयोडीन के विलेन में डाल दिया। आयोडीन के विलेन में डालने के बाद सपोज करिए हमने इस पत्ती को तोड़ लिया था, इस पौधे की पत्ती को हमने, क्रोटन की पत्ती को, इसको हमने तोड़ लिया, ये वाली पत्ती को तोड़ा। तोड़ने के बाद अल्कोहल में उबाल लिया, पत्ती पूरी रंगहीन हो गई। आयोडीन विलेन में डाल दिया। आयोडीन विलेन में डालने पर क्या होगा, आप पाएंगे कि जहाँ जहाँ पत्ती में दूसरा कलर था, पत्ती चितकबरी थी, उसको छोड़ करके पत्ती का और हिस्सा पूरा हरा ही दिखाई पड़ता है, पूरा नीला दिखाई पड़ता है। पत्ती का वो हिस्सा जो कैसा था, जो पनहरिम वाला था, वो हिस्सा नीला हो जाता है। और जिस हिस्से में धब्बा था, ये धब्बा बना हुआ था, ये धब्बा रंगहीन रहता है। कैसा रहेगा, रंगहीन रहता है। इसका मतलब इस धब्बे वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर पत्ती को, जैसे पूरी पत्ती को सब कुछ मिल रहा था, लेकिन पत्ती में प्राकृतिक रूप से ही पर्णहरिम नहीं था। इसलिए पत्ती के इस हिस्से ने, जिसमें धब्बा था, पीले रंग का था, पर्णहरिम नहीं था, उस हिस्से में भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पर्णहरिम का होना आवश्यक है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पर्णहरिम का होना आवश्यक है। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हैं और वो सिद्ध करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, आपने समझ लिया। सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, समझ लिया। और पर्णहरिम आवश्यक होता है, यह भी समझ लिया। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए रंध्र भी खुले होने चाहिए। और आपने कभी पढ़ा होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन हर एक पौधे में होता है। वाष्पोत्सर्जन कम या ज़्यादा हो सकता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधे के वायवीय भागों से, वायवीय भाग कौन से होते हैं, जो ज़मीन के ऊपर हैं, जड़ के अलावा
पौधे के समस्त भाग को वायवी माने हवा में, एरियल पार्ट तो ज़मीन के ऊपर का भाग है सभी वायवी होता है, वहाँ पर भी पौधों के वायवी भागों से पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से प्रमुख रूप से होता है। पत्तियों के छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है और रंध्रों की सहायता से पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? छोटे छोटे छिद्र जिन्हें हम आँखों से नहीं देख पाते हैं, पत्ती का पतला सेक्शन काट करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन छोटे छोटे रंध्रों को आप आसानी से देख सकते हैं। रंध्र जो है वो इस तरह से किडनी शेप्ड में होता है, किडनी शेप्ड में होता है और ये रंध्र दिन के समय खुले होते हैं, रात के समय प्रायः रात के समय रंध्र बंद हो जाते हैं। इसलिए दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता और रंध्र भी बंद हो जाते हैं, तो गैस नहीं जा पाती कार्बन डाइऑक्साइड, तो भी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि अगले प्रयोग में हम सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ओपन स्टोमेटा आवश्यक है। खुले हुए रंध्र, रंध्र को अंग्रेजी में इंग्लिश में स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यही पोर्स रंध्र कहलाते हैं। यहाँ से पानी का उत्सर्जन करते हैं पौधे। तो इस तरह से रंध्र अगर बंद होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जा नहीं पाएगी, तब भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इसे सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, एक गमले में लगा हुआ पौधा, सपोज करिए ये कोई एक साधारण सा पौधा है, अब हम यहाँ इसको क्रोटन का पौधा नहीं मान रहे हैं, एक गमले में लगा हुआ पौधा लेते हैं। देखिए कैसे सिद्ध करना है, एक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए खुले हुए रंध्र आवश्यक हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए खुले हुए रंध्र आवश्यक हैं। इसे समझने के लिए फिर एक गमले में लगा हुआ पौधा लेते हैं, गमले में लगा हुआ पौधा लेते हैं और इस पौधे को फिर उसी तरह से 72 घंटे तक, 48 घंटे से 72 घंटे तक अंधेरे में रखते हैं, जिसके कारण इस पौधे ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया से जो भी भोज्य पदार्थों का निर्माण किया होगा वह भोज्य पदार्थ उपभोग में आ जाए। अब इस पौधे की किसी एक पत्ती को हम सेलेक्ट करते हैं, उसमें ग्रीस लगा देते हैं, पत्ती के सतह पर दोनों तरफ ग्रीस लगा देते हैं। आप लोग जानते हैं ग्रीस, सभी लोग जानते हैं, ग्रीस की कोटिंग चढ़ा देते हैं। ग्रीस लगा दो या वैक्स लगा दो, मोम लगा दो पिघला करके। तो एक पौधे, इस पौधे की कोई भी पौधा हो, उसकी एक पत्ती को हम पहले क्या करते हैं, पौधे को लगभग 2 से 3 दिनों तक अंधेरे में रख देते हैं ताकि उसमें उपस्थित संचित भोज्य पदार्थ उपभोग में आ जाएं, समाप्त हो जाएं। फिर इस पौधे की किसी एक पत्ती को हम चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसकी पत्ती की दोनों सतहों पर ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस लगाने से क्या होगा, जो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र हैं जिनको अभी हमने बताया, इनको रंध्र कहा जाता है। ये रंध्र है, पत्ती की सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, ये रंध्र बंद हो जाएगा। ग्रीस लगाने से क्या होगा, रंध्र बंद हो जाएगा, उसका मुंह बंद हो जाएगा। ग्रीस से फिर एयर नहीं अंदर बाहर हो सकती है। अब क्या करते हैं, अब इस पौधे गमले सहित पौधे को उठाकर फिर 5 से 6 घंटे तक धूप में रख देते हैं ताकि ये पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सके। अब इसके बाद इस पत्ती को फिर तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद फिर उसी तरह से मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, अल्कोहल में पत्ती को उबालते हैं। कौन सी पत्ती, एक हमने ग्रीस लगी हुई तोड़ ली और एक साधारण तोड़ ली, दोनों पत्तियां दोनों तरह की तोड़ते हैं, एक ग्रीस वाली और एक साधारण पत्ती। मान लिया ये पत्ती हमारी है जिस पत्ती में ग्रीस लगा था, ग्रीस लगा दिया था। क्यों लगा दिया था, ताकि इसके रंध्र यानी छिद्र बंद हो जाए। और ये दूसरी पत्ती हमने ये वाली तोड़ ली,
इसमें कुछ भी नहीं लगाया था, इसमें ग्रीस नहीं लगाया था। दोनों पत्तियों को अलग अलग अल्कोहल में उबाल लेते हैं। दोनों पत्तियों को अलग अलग अल्कोहल में उबालते हैं। अल्कोहल में उबालने पर क्या होगा, दोनों ही पत्तियाँ, ये वाली भी ग्रीस वाली और ये बिना ग्रीस वाली, दोनों पत्तियों का रंग उड़ जाएगा, अर्थात इसका क्लोरोफिल घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, पत्ती रंगीन हो जाएंगी, दोनों पत्तियां रंगीन हो जाएंगी। अब इन दोनों पत्तियों को हम आयोडीन विलयन में डाल देते हैं। दोनों पत्तियों को आयोडीन विलयन में डालते हैं। आयोडीन विलयन में डालने पर ये वाली पत्ती कैसी थी, ये वाली पत्ती ग्रीस लगी थी, ग्रीस लगी हुई थी, और ये पत्ती बिना ग्रीस की थी, बिना ग्रीस लगाए हुए थी, इसमें नहीं लगा था ग्रीस। अब दोनों को उबालने के बाद जब आयोडीन विलयन में डालते हैं तो जिस पौधे की पत्ती की दोनों सतहों पर ग्रीस लगाई गई थी वो पत्ती कलरलेस होती है, लेकिन जिस पौधे की पत्ती में ग्रीस नहीं थी, साधारण पत्ती थी, वो पूरी पत्ती नीली हो गई, पूरी पत्ती नीली हो गई। इसका मतलब बिना ग्रीस वाली पत्ती ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की है, और इस पत्ती में जिसमें ग्रीस लगी हुई थी, इसका मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। प्रकाश संश्लेषण ग्रीस वाली पत्ती क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि इस पौधे को सब कुछ मिल रहा था, गमले में लगा था, गमले से उसको जल मिल रहा था, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी और सूर्य का प्रकाश मिल रहा था, लेकिन इस पत्ती को केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि इस पत्ती को ग्रीस लगा देने के बाद, हमने ग्रीस लगा दिया जिससे इसके रंध्र बंद हो गए। रंध्र बंद हो जाने के कारण इस पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाई, जिसके कारण रंध्र बंद होने के कारण, रंध्र बंद हो गए ना ग्रीस लगाने से, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंच पाई, इसलिए इस पत्ती ने प्रकाश संश्लेषण नहीं किया। अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए रंध्रों का खुला होना आवश्यक है, क्योंकि पौधे भी श्वसन भी करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। पौधों में भी श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन वायुमंडल से ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। इस तरह से प्रयोगों के माध्यम से आज ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो भी चीज़ें दिखाई पड़ रही समीकरण में, ये सभी अनिवार्य हैं। इनमें से कोई भी एक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश या पर्णहरिम, एक भी कोई चीज़ नहीं होगी तो ये पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया को नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, इनके बारे में आपने समझ लिया। अब आगे आपको इस चैप्टर का महत्वपूर्ण भाग जो समझना है वह है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, प्रकाश मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ से आपको विशेष ध्यान देना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपको विशेष ध्यान से सुनना और समझना है। मैकेनिज्म क्या है, प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज्म क्या है। जैसा कि आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण पौधों के हरे भागों में होता है। हरा भाग मुख्य रूप से पौधों का पत्तियां होती, वैसे तना भी हरा होता है, कच्चे होते हैं तो फल भी हरे होते हैं। तो जो भी हरा भाग है वह पर्णहरिम के कारण है, पर्णहरिम की उपस्थिति में होता है। तो सबसे पहले आपने कोशिका चैप्टर में पर्णहरिम को पढ़ा है, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। क्लोरोफिल, पर्णहरिम, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से एक डबल मेम्ब्रेन संरचना होती है जो पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है। पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं में पर्णहरिम पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लेट जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर
प्लेट जैसी रचनाएं पाई जाती है। रचनाएं बहुत सारी होती हैं। ऐसे ही ये प्लेट इस तरह से अरेंज्ड होती है, व्यवस्थित होती है, जैसे कि सिक्कों का ढेर। ये आपस में एक लैमिली के द्वारा जुड़ी हुई भी होती हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड भरा होता है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। इस भाग को ग्राना कहा जाता है, ग्रैना, और जो लिक्विड जैसा भाग होता है इस भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। हमें केवल इन दो भागों से मतलब है, ग्रैना और स्ट्रोमा से। ये जो सिक्के के ढेर जैसी रचनाएं हैं जिनको ग्रैना कहा जा रहा है, एक को ग्रैनम कहते हैं और इनके ग्रैना के समूह को, ग्रैनम के समूह को ग्रैना कहा जाता है। और ये जो प्लेट जैसी रचनाएं हैं इनको थाइलीक्वाइड कहा जाता है। थाइलीक्वाइड से मिलकर ये ग्रैना बना होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो भागों में पूरा होती है। एक भाग कहलाता है लाइट रिएक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण आगे आने वाला है। लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशिक प्रक्रिया, और दूसरा भाग कहलाता है अप्रकाशिक प्रक्रिया या डार्क रिएक्शन। अंधकार प्रक्रिया और प्रकाशिक प्रक्रिया, दो भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना भाग में होती, बहुत पूछा जाता है। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना भाग में होती है, क्योंकि इसी ग्रैना में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ग्रैना के हमने बताया यूनिट को थाइलीक्वाइड कहते हैं, और जिससे ग्रैनम जुड़े होते हैं इसको स्ट्रोमा लैमिली कहा जाता है। स्ट्रोमा लैमिली कहा जाता है, जिससे ये ग्रैनम आपस में जुड़े होते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन है, प्रकाश प्रक्रिया है, इसको हिल अप क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना भाग में होती है। जो प्रक्रिया बिना प्रकाश के होती है उसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है, अप्रकाशिक प्रक्रिया कहा जाता है। वो कहाँ पर होती है? वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में होती है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में होती है, अर्थात क्लोरोप्लास्ट के दो महत्वपूर्ण पार्ट हुए। एक भाग ग्रैना कहलाता है, दूसरा भाग स्ट्रोमा कहलाता है। ग्रैना ये भाग है जिसमें थाइलीक्वाइड सिक्कों की ढेर की भांति अरेंज्ड होते हैं, और इसके अंदर भरा हुआ जो लिक्विड होता है वह कहलाता है स्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शन ग्रैना में होती है। और यहाँ होता क्या है, फाइनली शॉर्ट में जान लीजिए। यहाँ पर ATP और NADPH का निर्माण होता है। ATP और NADPH का पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। NADP का पूरा नाम है निकोटिनामाइड, ध्यान से इसको समझ लीजिए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। थोड़ा बड़ा सा नाम है, डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, NADP। ये यहाँ पर, और ATP आप जानते हैं एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। ये दोनों ही उच्च ऊर्जा वाले कंपाउंड होते हैं। दोनों ही उच्च ऊर्जा वाले कंपाउंड होते हैं। कौन कौन से? ATP और NADPH। ये कहाँ बनते हैं? ये प्रकाशिक प्रक्रिया में बनते हैं, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब ये दोनों उच्च ऊर्जा वाले कंपाउंड होते हैं। ATP और NADPH उच्च ऊर्जा वाले कंपाउंड होते हैं। यही कंपाउंड इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के अगले चरण में, अप्रकाशिक प्रक्रिया में, इसको ब्लैकमैन रिएक्शन कहा जाता है, इसको हिल रिएक्शन कहा जाता है। अगले चरण में यही ATP और NADP कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से भोज्य पदार्थ स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल अपक्रिया है जो काफ़ी जटिल होती है, और इसका
संबंध मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट से होता है। तो आज एक प्रयास था कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है, इनका डिटेल अगले वीडियो के माध्यम से आपको पुनः प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।